हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 के थ्योरी का लेक्चर 2 और इसमें हम बात करने वाले हैं गार्डनर वर्सेस मर्रे केस की। और इसमें क्या देखेंगे, फैक्ट ऑफ द केस, ये फैक्ट्स क्या थे, इश्यू क्या थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, और जब केस हुआ तो कोर्ट का रूलिंग क्या आया और कोर्ट के रूलिंग पर एक्सपर्ट ने अपनी क्या कमेंट दी, किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना की गई, और इस रूलिंग की एप्लीकेबिलिटी इंडिया में कि ये रूल कहां तक इंडिया में अप्लाई होता है। ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गार्डनर वर्सेस मर्रे केस। अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होगी, मेरा ऐसा यकीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फैक्ट ऑफ द केस क्या थे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देयर वेर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म, 3 पार्टनर थे, गार्डनर, मर्रे एंड विल्किंस। दूसरा फैक्ट क्या था केस का, दे यूज्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बराबर बांटते थे। लेकिन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर वाज अनइक्वल, लेकिन उनकी पूंजी जो थी वो समान नहीं थी। लाभ और हानि को तो बराबर बराबर बांटते थे लेकिन उनकी पूंजी इक्वल नहीं थी। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑन 30 जून 1900। 1900 ईस्वी में फर्म का डिसोल्यूशन किया गया बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और फर्म का डिसोल्यूशन किन किन तरीकों से होता है ये मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 में ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कंफ्यूजन यहाँ पर होना चाहिए। और क्या हुआ, एसेट्स वेर रियलाइज्ड एंड यूज्ड टू पे ऑफ क्रेडिटर्स बट नॉट इनफ कैश लेफ्ट फॉर टू पे ऑफ द पार्टनर। एसेट्स को रियलाइज किया गया और लायबिलिटी को पे किया गया, लेकिन पार्टनर को देने के लिए पैसे बचे नहीं। तो ये था फैक्ट ऑफ द केस की केस किस बेसिस पे हुआ था। अब देखिए उस तिथि को बैलेंस शीट क्या कह रही थी। देखिए गार्डनर और मर्रे 2500 पाउंड कैपिटल था किनका, गार्डनर का, और मर्रे का कैपिटल था 314 पाउंड, है ना। और एसेट्स क्या था, कैश इनके पास कितना था 1916 पाउंड, और जो डिफिशियंसी थी विल्किंस की वो थी आपकी 263 पाउंड की, और लॉस ऑफ रियलाइजेशन जो थे वो थे आपके 635 की। अब देखिए आगे हुआ क्या, इश्यू कहाँ थी, मामला फंस कहाँ रहा। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 विल्किन ओवरड्रॉन कितना 263 पॉइंट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग विल्किंस ने कितने ज्यादा निकाल लिए थे फर्म से, 263 पॉइंट कुड बी ट्रीटेड एज लॉस, है ना। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो लॉस है उसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करना था। हेंस अंडर द ओल्ड मेथड, पुराने विधि में 263 पॉइंट वुड हैव बीन एडेड टू 635 एंड द टोटल लॉस ऑफ 898 वुड हैव बीन शेयर्ड बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर इक्वली। ओल्ड मेथड में क्या होना था कि जो ओवरड्रॉ था, जो कैपिटल डेफिशिएंसी थी किसकी, विल्किंस की 263 पाउंड की, और जो रियलाइजेशन में लॉस हुआ था उनको 635 पाउंड का, ये दोनों मिला करके 898 पाउंड होते हैं। और इसको लॉस ट्रीट करते हुए इक्वली इन दोनों को बांट लेना था आपस में, किनको, गार्डनर वर्सेस मर्रे को। और इसको फॉलो करते हुए देखिए सिनेरियो क्या बनता है यहाँ पर। मर्रे के कैपिटल कितना थे 314 पाउंड, है ना, उसमें से माइनस कर दिए गए ये टोटल लॉस जो हम लोग को हुए 898 पाउंड के, उसको आधा। तो मर्रे को तो 314 पॉइंट की कैपिटल ही थी और लॉस उसमें से निकाल दिए गए 449 के। तो मर्रे को कितना पैसा लाना था, 135 पाउंड और ला करके फर्म को देना। गार्डनर के साथ क्या हुआ कि 2500 का इनका कैपिटल था और लॉस निकालने के पास 449 का, ये तो मर्रे को पैसा कितना लाना था 135 पाउंड, और 1900 की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त के लिए, ठीक है। और गार्डनर कितना पैसा निकालता, 2051 पॉइंट वो निकालता। ये सिनेरियो पुराने नियम के अनुसार बन रहा था। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि मर्रे का कैपिटल जो था वो कितना था, यहाँ पर आप देखेंगे 314 का था, और उसको 135 का लॉस ही बियर करना पड़ जा रहा है और उसको लाने पड़ जा रहे हैं, जबकि उसका कैपिटल जो था वो पॉजिटिव में था। अब वो गुस्साया हुआ क्या किया उसने कि वो चला गया कोर्ट कि नहीं ये तो इनजस्टिस है, इस तरीके से थोड़ी ना होता है, और कोर्ट गया। तो अभी हम लोग इसको नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल लॉस तो था नहीं, ये एक नॉर्मल लॉस तो था नहीं। नॉर्मल लॉस तो तब है जबकि बिजनेस को चलाने में नुकसान हो, तो वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन यहाँ तो एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जा रहा है विल्किंस, और उसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है, और चूंकि मर्रे को ज्यादा बर्डन लेना था इसलिए वो कोर्ट चला गया। तो अब देखिए कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट हुआ। इट वॉज सेड दैट अ लॉस अराइजिंग थ्रू द डिफॉल्ट ऑफ one of the partner must be distinguished from an ordinary trading loss on realization। पहली बात जो कोर्ट ने आर्गुमेंट अपनी दी वो कही कि अगर किसी पार्टनर के डिफॉल्ट के वजह से कोई लॉस अगर आ रहा है
पार्टनरशिप में, तो उसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। बिजनेस में नॉर्मल लॉस की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। एंड हेल्ड कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द डेफिशिएंसी ऑन द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मस्ट बी बॉर्न बाय द अदर पार्टनर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। और कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई विपरीत एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में ना हो तो जो हानि हो रही है, जो लॉस हो रहा है, उसको सॉल्वेंट पार्टनर यानी जो दिवालिया नहीं हुए हैं वो बेयर करेंगे। किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। कौन सा कैपिटल? जो डिसोल्यूशन के ठीक पहले थी। डिसोल्यूशन के ठीक पहले जो कैपिटल उनकी थी उस रेशियो में वो उसको बेयर करेंगे। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें थोड़ा सा पीछे जा करके, तो कोर्ट का क्या कहना था कि यहाँ पर तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है और जो 898 की लॉस जो आई टोटल वो उन्होंने इक्वली बांटा यहाँ पर, जिसके वजह से विवाद हुआ। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि अगर वो बांटना चाहते हैं लॉस को तो किस रेशियो में बांटेंगे? 2500 पाउंड और 314 पाउंड के रेशियो में, क्योंकि डिसोल्यूशन के ठीक पहले यही उनकी कैपिटल बनती है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब अप्लाई होगा? जब नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट को बांटना हो तब, और ये तो एक नॉर्मल लॉस है नहीं। वही यहाँ पर कोर्ट ने कहा हेल्ड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, अगर इसके विपरीत कोई ठहराव नहीं है, अगर आपस में उनके एग्रीमेंट है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी डेफिशिएंसी आपस में इक्वली बांटेंगे, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट इस तरीके का नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी डेफिशिएंसी ऑन द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस मस्ट बी बोर्न बाय द अदर पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। पूंजी के रेशियो में बांटी जानी चाहिए कि जितना शक्तिशाली, इसका लॉजिक ये था कि फर्म में जितना शक्तिशाली किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से ठीक पहले जो पार्टनर है उसको अपनी शक्ति के अनुसार इस लॉस को बेयर करना होगा। कोर्ट का आर्गुमेंट यही था। और यहाँ पर पता क्या चल रहा है कि ज्यादा शक्तिशाली कौन है? ज्यादा शक्तिशाली कौन है ये कैसे पता चल रहा है? गार्डनर शक्तिशाली है क्योंकि इसका कैपिटल ठीक डिसोल्यूशन से पहले कितना है? 2500 पाउंड का, और मरे का कितना है? 314 का। तो रेशियो इसकी बनानी चाहिए 314 और 2500 की, ना कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली जो यहाँ पर दी हुई है। आफ्टर ईच सॉल्वेंट पार्टनर हैज ब्राउट इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ लॉसेज ऑन रियलाइजेशन। और आगे कोर्ट ने ये बात कही कि हर एक पार्टनर को जो रियलाइजेशन का लॉस है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना होगा कैश में। पहले आप ये बताइए कि आप सॉल्वेंट हैं, ठीक है, एक आदमी दिवालिया हो गया है, लेकिन क्या आप दिवालिया नहीं है? अगर नहीं है तो कैश लेकर के आइए पार्टनरशिप फर्म में उतना जितना रियलाइजेशन में लॉस हुआ है, तब आगे की बात की जाए। तो इन समरी अगर हम लोग देखें तो कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ? ईच सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग इन कैश हिज शेयर्स ऑफ रियलाइजेशन लॉसेस टू प्रूव हिज सॉल्वेंसी। आप कैश लेकर के आइए अपने हिस्से के रियलाइजेशन लॉस के बराबर, ये प्रूव करने के लिए कि आप इंसॉल्वेंट नहीं है बल्कि सॉल्वेंट। एक डिसीजन तो ये हुआ। दूसरा, द लॉस ऑफ रियलाइजेशन इज अ नॉर्मल ट्रेडिंग लॉस एंड विल बी बोर्न बाय द पार्टनर इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या है, लॉस जो है वो कैपिटल में नहीं बटेगी। रियलाइजेशन की लॉस, ये लॉस किस रेशियो में बटेगी? ये बटेगी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगी। आगे क्या आया कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज टू बी शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन और एज द कोर्ट पुट्स इट। जो भी डेफिशिएंसी है, यानी कि 263 यहाँ पर विल्किंस की डेफिशिएंसी थी, वो किस रेशियो में बांटी जाएगी? 2500:314 के रेशियो में, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और एज द कोर्ट पुट्स इट, नॉर्मली तो कैपिटल के रेशियो में बांटी जाएगी जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। लेकिन अगर कोर्ट, चाहे इंडियन कोर्ट है या बाहर का कोर्ट हो, अगर वो कोई विशेष रेशियो बना करके दे देती है अपने डिसीजन में, तो वो रेशियो फॉलो की जाएगी जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर में बांटने के लिए। चलिए, तो ये डिसीजन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हरा हरा लग रहा है, लेकिन कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इसकी आलोचना हुई। एक्सपर्ट ने इस पर अपने कमेंट दिए। क्या कमेंट दिए, आइए देखते हैं। पहला कमेंट था एप्लीकेबिलिटी का, कि भाई ये रूल तो वहां अप्लाई होगा जहां पर 3 या उससे अधिक पार्टनर हो, क्योंकि 2 पार्टनर है तो एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाकी तो उसको लॉस बियर करना ही पड़ेगा।
और कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास। तो ये रूल कहाँ अप्लाई होगा? जहाँ 2 से अधिक पार्टनर हो, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। तो ये एक इसकी लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म दी गई। इट कंसीडर ओनली बुक कैपिटल। ठीक है, ये क्या कंसीडर करता है? जो बुक कैपिटल है उससे किसी पार्टनर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को नापता है। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये इनका आर्गुमेंट था जिन्होंने इसकी आलोचना की। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि जिस पार्टनर का कैपिटल सिर्फ 10% है, उसका वेल्थ 90% जिसने कैपिटल लगा रखी है उससे 10 गुना ज्यादा एक्चुअल में। तो ये जो रूलिंग है उस चीज को इग्नोर करती है, ये एक्सपर्ट ने कहा। अब क्या है? नील कैपिटल। फिर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा कि अगर किसी की कैपिटल नील हो, मान लिए 3 पार्टनर हैं और एक दिवालिया हो गया उसमें, और एक की कैपिटल 10,000 है और एक की कैपिटल नील आ गई जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, तो क्या उस पार्टनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है जो पार्टनर दिवालिया हो गया उसके प्रति? क्योंकि इस रूलिंग से तो ऐसा ही लगता है। तो ये एक क्रिटिसिज्म उन्होंने दिया। ब्रिंगिंग इन कैश। आगे एक्सपर्ट ने क्या कहा, किस तरीके से आलोचना की? उन्होंने कहा कि जब पॉजिटिव बैलेंस ऑलरेडी है पार्टनर्स के कैपिटल में, जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं, जो दिवालिया नहीं हुए हैं, फिर कैश लाने की क्या जरूरत है? ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ हम सॉल्वेंट हैं, आप उसी कैपिटल से एडजस्ट कर लीजिए लॉस को। क्यों लाने की जरूरत है कैश में रियलाइजेशन के लॉसेस को? लेकिन एज पर गार्डनर वर्सेस मर्रे रूलिंग, लॉस जो है वो कैश में लानी है। ठीक है। वायोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा कि किसी पार्टनर का, 3 पार्टनर थे, एक तो दिवालिया हो गया, 2 बचे हुए हैं, दोनों का कैपिटल पॉजिटिव चला आ रहा था, लेकिन जो सॉल्वेंट पार्टनर्स थे उनमें से किसी एक का भी 1 रुपया भी अगर माइनस में आ गया, यानी उनका कैपिटल नेगेटिव हो गया, भले ही वो सॉल्वेंट है, दिवालिया घोषित नहीं किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? क्या उसको जो दिवालिया पार्टनर है उसके लॉस को बेयर नहीं करना चाहिए? तो ये एक और लिमिटेशन बताई गई एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये थे लिमिटेशंस। कोई भी रूलिंग हो, कुछ ना कुछ इस तरीके के लिमिटेशंस होते ही हैं, बट गार्डनर वर्सेस मर्रे बहुत ही फेमस रूलिंग है और एप्लीकेबल भी होती है। और इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एक्ट, एनी डिसीजन ऑफ ए कोर्ट इन इंडिया, इट इज जस्टिफाइड टू अज्यूम दैट गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल विल आल्सो अप्लाई इन इंडिया। पार्टनरशिप एक्ट में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही कोई कोर्ट का ऐसा केस हुआ है। ये न्यायोचित माना जाता है कि इस तरीके के सिचुएशन में गार्डनर वर्सेस मर्रे के रूल को अप्लाई कर दिया जाए। तो ये चीजें यहाँ तक ही नहीं थी, है ना। कुछ चीजें हो सकता है आप थोड़ा सा मिस कर रहे हो, कोई दिक्कत हो रही हो कहीं, लेकिन जब हम लोग इलस्ट्रेशन 1 और 2 बनाएंगे और उसको समझेंगे तो जो कुछ भी डाउट आपके मन में है वो चले जाएंगे। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। स्टिल अगर कोई डाउट रह गया है तो उन इलस्ट्रेशंस के माध्यम से वो डाउट भी आपके चले जाएंगे। आई होप सो। अगर आपने पूरे अंत तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू वेरी मच।